लोग, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है भाई आप सबकी पढ़ाई? बढ़िया ना, एकदम फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 9, लाइट। अपना वही, अरे रिफ्लेक्शन हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। पहले के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शन अच्छे से जानना है, मिरर वगैरह के न्यूमेरिकल्स करने हैं तो चेकआउट कर लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ लेंसेज इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं वो भी आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बस बढ़िया, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ, आराम से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको तो पता ही होगा कि भाई मेरा नाम है देवेश पांडे, ओके। और इस इंडिपेंडेंस डे के खास दिन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। चलिए, तो रिफ्रैक्शन है क्या? सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आपने देखा था उस टाइम पे, मैंने बताया था कि भाई 3 टाइप के मीडियम होते हैं। जैसे पहला है, अगर मान लो पहला है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ओके। फिर हमने देखा था ट्रांसलूसेंट, फिर हमने देखा था ओपेक। तो भाई साहब, जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो तो हमारा कौन से मीडियम से हो रहा था? ओपेक मीडियम से। मतलब लाइट कोई ऐसा सरफेस है जो पॉलिश्ड है, मतलब उसके आगे जा ही नहीं सकती, तो अब क्या करेगी? वो बाउंस बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी। हाँ सर, ये आपने गलत डायग्राम बनाया, ऐसे आएगी। हाँ, ये नॉर्मल है, पहले ही बना दिया था मैंने। हाँ, वो बाउंस बैक करेगी। लेकिन व्हाट इफ मीडियम मेरा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। मतलब लाइट किसी एक मीडियम से आ रही है, किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, और दोनों ही मीडियम कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट हैं। दोनों ही मीडियम कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट है। दैट मीडियम कुड बी एनीथिंग, वाटर, ग्लास, डायमंड, ओके। फॉग में जा रही है लाइट, तो दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। पर वो मीडियम कैसा हो? इस बार वाला ओपेक नहीं है, इस बार वाला क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो ध्यान से जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of light while going from one transparent medium to other सेम मीडियम की बात नहीं हो रही है। चलो ध्यान से इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ना एक एक्वेरियम था, ठीक है, छोटा सा, जिसमें फिश होती है, फिश टैंक बोलते हैं इसको, फिश टैंक। इसमें मैंने क्या भर रखा था? पानी भर रखा था। यहां तक भाई, यहां तक पानी भर रखा था, ओके। अब यहां तक जब मैंने पानी भर रखा था, मैंने ऊपर से एक लेजर लाइट को इसके ऊपर थ्रो किया। लेजर लाइट आई इसके ऊपर, है ना, ऐसे कुछ। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब लाइट यहां पे आकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराई, सो इट इज नॉट मूविंग इन सेम मीडियम फर्दर। यहां तक तो कैसा मीडियम था भाई? ये इस पर्टिकुलर लेवल तक मीडियम क्या था भाई? एयर था, एयर। लेकिन अब लाइट अपने मीडियम को चेंज कर रही है, वो किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। बट ये मीडियम भी कैसा है यार? ये मीडियम भी ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके अंदर से, इसके आर पार हमको चीजें दिखती हैं, तो लाइट तो इसमें भी जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? अब अगर लाइट इसमें जाएगी तो क्या वो सेम पाथ को कंटिन्यू करेगी? सेम पाथ को कंटिन्यू करेगी? द आंसर इज नो। ऐसा क्यों? जरा ध्यान से पहले लाइट के नेचर को हम समझते हैं, लाइट के नेचर को समझते हैं, ओके। तो लाइट के अगर हम नेचर को देखें तो आपने लाइक वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, पता है क्या? कि अगर कुछ भी नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तो लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल। अच्छा, लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और इनफैक्ट वैक्यूम में ही इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट चली जा रही है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चली जा रही है। कहां पे? वैक्यूम में। ओके, ये तो हम समझ गए सर। अब जरा तुम ध्यान से सोचो, अगर कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे मैंने लेट सपोज माना वाटर है, ठीक है, यहां से वाटर है, पानी है, वाटर, ओके। अब तुमको पता होगा कि यार गैस
के कंपैरिजन में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, सिंपल सी बात है। वैक्यूम में तो कुछ था ही नहीं, तो लाइट मस्त एकदम मस्त ऐसे चले जा रही थी, है ना। अब अगर वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अब जैसे मान लो तुम्हें समझ जाओ कि तुम बाइक चला रहे हो, ऐसा लाइसेंस है तुम्हारे पास, ठीक है चला रहे हो, ओके। अब एकदम खाली रोड है, तो तुम क्या सुनते हुए जाओगे, हार्लेसिन हवाई एकदम उड़ा रहे हो, हाँ 90 की स्पीड पे। अचानक से तुम्हारे सामने ट्रैफिक आ गया, तो क्या अभी भी ऐसे उड़ा दोगे? नहीं। अब क्या करोगे, तुम थोड़ा सा अपने बाइक को स्लो डाउन करोगे। तो वैसे ही लाइट जब वैक्यूम में थी या फिर एयर में जा रही थी, एयर में ट्रेवल कर रही थी, मस्त एकदम सीधा जा रही थी, जूम, अचानक से वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको दिख गए। वाटर के मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू एयर या एज कंपेयर टू वैक्यूम काफी ज्यादा क्लोज थे। अब लाइट एयर एकदम सीधा प्रोपगेशन नहीं कर सकती, भाग के नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में क्या आ गई? रुकावटें आ गई। तुम्हारे रास्ते में क्या आई थी? रुकावटें आई थी। तुमने भी बाइक को स्लो डाउन किया था। तो वैसे ही लाइट भी यहां पे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चल रही थी, यहां पे नहीं चल पाएगी, यहां पे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब जैसे सेम कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे तुम चल रहे थे, जब तुम्हारा कोई ट्रैफिक नहीं था, तुम एकदम सीधा लीनियर प्रोपगेशन कर रहे थे, सीधा एकदम हवा को चीरते हुए जा रहे थे। जब ट्रैफिक आया तो बाइक वाले क्या करते हैं पता है क्या? हाँ, टिपिकल नेचर, ऑटो के सामने थोड़ा सा रास्ता दिया, ये जुप 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 कट मार के उनको निकलना है। वैसे ही लाइट जब इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से, उसके टाइनी मॉलिक्यूल से टकराएगी, तो वो भी क्या होगी, जैसे देखो फास्ट जा रही थी, सीधा निकल जाती, लेकिन अब उसके रास्ते में रुकावटें आई, तो ये भी क्या होगी, अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर देगी। मतलब इसको जाना तो सीधा था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि अब इसकी वेलोसिटी कम हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आ गए। दूसरे मीडियम में जाने पर यहां पे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर ग्लास में गई तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, सिंपल सी बात। लाइट अब अपने पाथ को देखो, ट्रैफिक में तुम भी क्या करते हो, ऐसे कट वट मार के ऐसे निकल जाते हो, है ना। तब उस टाइम पे तुम्हारा प्रोपगेशन लीनियर होता है क्या? नहीं, तुम सीधा नहीं जाते, तुम टेढ़ा मेढ़ा चल के जाते हो। तो अब लाइट का भी रास्ता भाई साहब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब लाइट अपने रास्ते से क्या हो गई? बेंड हो गई राजा बाबू लोग। अब अगर बेंड हो गई तो इसी बात को तो हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बाउंस बैक कर रही थी तो हमने क्या बोला था? रिफ्लेक्शन। अब यहां पे क्या हो रही है? थोड़ा सा बेंड हो रही है, मतलब अभी भी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आएगी, बट थोड़ा सा रास्ते को चेंज करके, अरे अरे इधर ट्रैफिक है, मैं थोड़ा सा बच के चली जाती हूं, लाइट का ऐसा कहना है। क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आई? तो लाइट की स्पीड फास्टेस्ट है इन वैक्यूम, ये याद रखना है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं या डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुमको कॉमन सा सेंस अप्लाई करना है कि लाइट जब किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, सो यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हो सकता है पार्टिकल वाले मीडियम से वो वैक्यूम में जाए। अब वैक्यूम में जाएगी, फिर से तुमको हाईवे वाली रोड मिली, फिर से तुम भगा दोगे गाड़ी को, है ना। तो वैसे ही लाइट जब अपने मीडियम को चेंज कर रही है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, पार्टिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो क्या कर रहे हैं? लाइट की स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे हैं। अब लाइट की स्पीड अगर कम हो गई तो लाइट का पाथ थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। लाइट की स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो भी लाइट का पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज रिफ्रैक्शन। आया समझ में? इतनी कहानी क्लियर है? इतना आपको अच्छे से समझ गया? अब एक बात बहुत ही अच्छे से आप और समझ लेना कि लाइट एक मिनट, लाइट रे bend towards normal while going from a rarer medium to अ डेंसर मीडियम। समझाता हूं। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? समझाता हूं, 2 मिनट रुको। डेंसर मीडियम। और यहीं पे दूसरा एक और बड़ी बात है कि इट बेंड्स अपोजिट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल while going from denser to rarer medium।
ओके, चलो इसको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, फिर समझते हैं इसको, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे समझाता हूँ इसको। दिख रहा है सबको अच्छे से? जैसे मान लो कि यहाँ पे, एक सेकंड मैं अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ यार, नहीं तो दुनिया भर के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। हाँ जी, डन, ओके। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि ग्लास है, नीचे ना पूरा ग्लास का एक ऐसे मैंने स्लैब रखा है। स्लैब, स्लैब का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। ग्लास का स्लैब रखा है, ओके। और मैंने यहां से एक लेजर लाइट को ऐसे इसके ऊपर हिट किया। अब लेजर लाइट को हिट किया, लेजर लाइट कहां से आ रही है भाई? एयर से आ रही है, मतलब काफी अच्छी स्पीड से आ रही होगी ये। चलो, अचानक से जैसे ही इस पर्टिकुलर जगह पे वो आई तो यहां पे मीडियम चेंज हो गया। अब जैसे ही जहां पे लाइट हिट करे वहीं पे तुम क्या ड्रॉ कर देना? एक नॉर्मल। क्या ड्रॉ कर दोगे? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, बेसिकली नथिंग एल्स, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ किया तो अगर मान लो कि अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट मस्त ऐसे निकल जाती, मस्त ऐसे निकल जाती, ठीक। लेकिन इस स्लैब के आने की वजह से लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। वाई? रेयरर का मतलब होता है, रेयरर का। ये रेयरर और डेंसर मैंने पिछले स्लाइड पे लिखवाया है ना, इसको जरा एक बार फिर से समझाता हूं मैं। अगर मैंने रेयरर बोला तो एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली रेयर। अब व्हाट इज दिस ऑप्टिकली रेयर? तो मैं आपको समझा रहा था कि ये रेयरर, इसको हम एक्चुअली बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब वो पर्टिकुलर मीडियम लाइट के लिए हल्का है या लाइट के लिए उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं रोकने के लिए। अगर मीडियम एकदम क्लीन है, हमको तो क्लीन सभी दिखेंगे, वाटर भी हमको क्लीन दिख रहा है, हमको ग्लास भी क्लीन दिख रहा है, बट ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो लाइट से टकराएंगे और लाइट को उसके पास से डेविएट करेंगे। सो इट्स नॉट योर लाइक ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंस। अगर मैं डेंसिटी बोल रहा हूं तो ये आपकी रेगुलर डेंसिटी नहीं है जो अपन ने मास अपॉन में वॉल्यूम पढ़ रखा है, वो नहीं है। ये लाइट के लिए मीडियम कितना रेयर मतलब हल्का, या कितना डेंस मतलब हैवी है। तो ये रेयरर और डेंसर जो मैंने बताया, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर। मतलब, या तुम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो, इजी लैंग्वेज में हल्का मीडियम, हल्का मीडियम, हल्का मीडियम। जैसे हल्का मीडियम कौन होगा? अच्छा, ये भी लाइक डिपेंड करता है कि लाइट कहां से कहां जा रही है। अब जैसे 2 मिनट दो, मैं तुमको समझाता हूं। और अगर डेंसर मीडियम है, अगर मैंने लिखा डेंसर मीडियम, तुम एकदम अपने अच्छे से समझने के लिए समझ लो, या फिर इसको हम ऑप्टिकली डेंसर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हैवी मीडियम। अब हैवी मीडियम, लाइट हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो एक कोई हल्का होगा, दूसरा कोई हैवी होगा। अब जैसे मान लो लाइट अगर एयर से वाटर में गई है ना, लाइट अगर एयर से वाटर में गई तो एयर वाटर के कंपैरिजन में लाइट के लिए क्या है? रेयर है, और वाटर क्या है? डेंसर है। समझ गए? अब लेकिन यहीं पे देखो फिनोमेना चेंज हो गया। अगर वाटर से लाइट कहां पे जा रही है? अब आगे ग्लास में जा रही है। अरे सर, आपने तो बताया था कि वाटर डेंसर है। इन दोनों के कंपैरिजन में, प्लीज लिसन केयरफुली, इन दोनों के कंपैरिजन में वाटर क्या है? रेयर है, और ये ग्लास क्या है? डेंसर है। सर, ये कैसे आप डिसाइड कर ले रहे हो? क्या आपकी मन मर्जी चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टर्म डिसाइड होता है कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा रेयर या डेंस है, एक कंसेप्ट से जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है उसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हम अभी थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर? तो अगर लाइट रेयर मीडियम से, मतलब लाइट अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंस मीडियम में जा रही है, तो कहां, किसकी तरफ मुड़ जाएगी? अपने एक्चुअल पास से। अब जैसे देखो, ये एयर से कहां पे जा रही है? ग्लास स्लैब में जा रही है, ग्लास में जा रही है, ठीक है। अब एयर, यार एयर, ध्यान से सुनो, ग्लास के कंपैरिजन में लाइट के लिए क्या है? हल्का मीडियम है, और ग्लास क्या है? लाइट के लिए हैवी मीडियम है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। अच्छा अच्छा अच्छा, रेयर से डेंस में जा रही है। तो अगर मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट एकदम एग्जैक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाती। कोई इश्यू यहां पे किसी को? कोई इश्यू यहां पे नहीं ना, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती। बट जस्ट बिकॉज कि मीडियम का चेंज हो गया तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बल्कि ये दिख रहा है तुमको नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल प्यारा सा, लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। वन मोर टाइम, लाइट जस्ट बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम,
एयर और ग्लास के कंपैरिजन में ग्लास क्या है, डेंस है, एयर क्या है, रेयर है। तो लाइट अपने पाथ पे नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। कितना बेंड होगी ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो बताता है कि बेसिकली लाइट की बेंडिंग कितनी हुई। आगे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं गई बल्कि थोड़ा सा क्या हो गई, बेंड हो गई। अच्छा, ये कौन सी रे है, ये जो रे आई, इसको तो हम प्यारा सा नाम देते हैं भाई, ये है अपनी इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। अच्छा, ये तो भाई सेम है जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था वैसे यहां पे भी है। तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या, नहीं सर नहीं, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी रे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, दिस वन इज योर रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल का, इसके साथ भी तो कुछ एंगल बन रहा है प्यारा सा। ये एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया। अच्छा, इसको एक सिमुलेशन के साथ हम देख लें क्या, चलो इसका फायदा उठाते हैं डिजिटल बोर्ड का। जल्दी से देखते हैं, जल्दी से कहाँ गया सिमुलेशन, हाँ ये रहा, जल्दी से। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा बेंडिंग, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी तुमको मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ ये आ गया, बेंडिंग देखते हैं। ओके, यस एब्सोल्युटली दिस वन। चलो, यहाँ पे मेरे पास एक लेजर लाइट है, मस्त वाली लेजर लाइट। ओके, हम पहला मटेरियल सिलेक्ट करते हैं भाई, हमको एयर से लाइट को लेके जाना है, किसमें, ग्लास में लेके जाना है, ठीक है। चलो देखो, यहां से मैंने लेजर को ऑन कर दिया। अब लेजर को ऑन किया तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चा पार्टी ये आ रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट, एक इसमें ड्रॉबैक है कि यार हम इस पे लिख नहीं सकते है ना, लिख पाते तो बड़ा बढ़िया होता ये बट फिर भी तुम देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये एंगल जो नॉर्मल के साथ में बन रहा है ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर यहाँ पे तो इधर भी जाते हुए दिख रही है, थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है बट अभी के लिए उसको अवॉइड करो, ठीक है। अभी के लिए हम उसको अवॉइड करते हैं। मेन क्या हो गया, लाइट आगे उस मीडियम में कंटिन्यू हो गई। तो लाइट अगर देखो यहां पे मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधे जाती है, ऐसे, समझ पा रहे हो। लेकिन लाइट क्या हो गई अपने एक्चुअल पास से, देखो मैं इस पर्टिकुलर स्टाइलस के थ्रू आपको समझाता हूं। देखो अगर मैं ऐसे रखूं तो लाइट क्या है, सीधे जाती है ऐसे, लेकिन सीधे ना जा करके जस्ट बिकॉज की मीडियम चेंज हुआ लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा क्या हो गई, बेंड। अच्छा, मैं इस एंगल को जितना बढ़ाते जाऊंगा लाइट का बेंडिंग, इस एंगल को मैं जितना बढ़ाते जाऊंगा लाइट का बेंडिंग बढ़ता जाएगा। आप देख पा रहे हो, देखो एंगल कम था, सॉरी एंगल कम था नॉर्मल। अगर देखो यहाँ पे एक और बात आप समझ लो कि कब लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, कब बेंड नहीं होगी, अगर एग्जैक्टली नॉर्मल पे आएगी। नॉर्मल पे आई तो लाइट एकदम सीधा चली गई। अब अगर मैं एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं तो ये वाला एंगल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं तो ये वाला एंगल भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊंगा उतना ही आपकी बेंडिंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब एंगल बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या यहां तक की कहानी आपको क्लियर है, क्या यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। अच्छा देखो, वाटर वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर में मैं इस लाइट रे को भेज रहा हूं, तो वाटर में भेजने के बाद भी उसकी क्या हो जा रही है, बेंडिंग। देखो ये ऐसे जाती लेकिन नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एंगल आर से। वन मोर टाइम, लाइट एयर से ग्लास में आ रही है और कैसा है, बेसिकली कैसा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मतलब हल्का, और ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मतलब हैवी मीडियम। किसके लिए, लाइट के लिए यार, सिंपल सी बात है। आई तो थोड़ा अपने एक्चुअल पास से बेंड हो गई। तो यहां पे कौन सा फेनोमेना हो रहा है, यहां पे हो रहा है राजा बाबू लोग रिफ्रैक्शन। ओके, समझ गया रिफ्रैक्शन। ओके चलिए, अब मैंने एक और बात आपको बताई थी, चलो फर्स्ट स्लाइड पे इसका स्नैपशॉट अगर लेना है तो आप ले लो। टुवर्ड्स नॉर्मल, गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर, रेयर से डेंस गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर। इसका भी सिमुलेशन देख लेते हैं फटाफट से, 2 मिनट के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसको भी मैं समझा देता हूं। अब चलो अगर इसी मीडियम को मैं स्विच कर देता हूं, यहां पे मैंने क्या ले लिया, लेट सपोज ग्लास ले लिया, ठीक है। और ग्लास लेने के साथ साथ यहां पे देखो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। चलो लाइट रे कहां से जा रही है, ग्लास से। ऊपर वाला मीडियम क्या है, ग्लास, नीचे वाला वाटर। तो मैंने बताया था
कि हर बार आपका वाटर, एयर का कंपैरिजन था तो वाटर कैसा एक्ट कर रहा था, एज लाइक डेंसर मीडियम, बट यहां ग्लास और वाटर के कंपैरिजन में ग्लास जो है वो डेंस है और वाटर क्या है, रेयर है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट रे को ऐसे जाना था, ऐसे नॉर्मली ये ऐसे जाती, लेकिन ये क्या हो गई, अपने एक्चुअल पाथ से भी, एक्चुअल पाथ से भी नॉर्मल से थोड़ा दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जितना मैं इस एंगल को बढ़ाते जा रहा हूं, लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती जा रही है। सर यहाँ पे क्या हो गया, अरे बाप रे ये तो वापस लौट गई। हाँ, इस फिनोमेना को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, टेक अ स्नैपशॉट क्विक, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक और बात आ जाती है कि भाई हमको एक और चीज पढ़नी है, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक हमारा छोटा सा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखा था क्या, तो वैसे ही हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पहला तो यार, अगर मैं बता रहा हूं आपने मिरर अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो ये आपको बहुत इजी फील होगा। पहला कि भाई जो अपनी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ठीक है, एंड आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, दे ऑल lie in a same plane, they all lie in a same plane। ये हमने लास्ट लेक्चर में, यानी जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो भी, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो भी देखा था। अब जैसे देखो यहां से मीडियम चेंज हो रहा है, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसको जाना कुछ ऐसे था, एयर से कहां पे जा रही है, ग्लास में जा रही है, ठीक है, नहीं तुम कंफ्यूज जाओ, तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई नॉर्मल रे, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अगर इनके पीछे हम एक शीट को ऐसे अज्यूम करें, एक प्लेन को अज्यूम करें, ये वाला मत समझ लेना, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, शीट को अज्यूम करें तो तीनों सब किस में है, एक ही प्लेन में है। ये क्लियर हो गया। अब सर क्या यहां पे दूसरा वाला लॉ भी सेम रिफ्लेक्शन के जैसा होगा, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो दूसरा लॉ क्या बोलता है, इसका नाम बड़ा फेमस है, कई बार दो मार्क में ये पूछ लेता है डायरेक्ट। क्या है लॉ? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अरे सर ये मीडियम क्या, मीडिया क्या है? जब मीडियम का प्लूरल है बेसिकली, दो मीडियम्स है ना, दो मीडियम, तो यहां पे उसको क्या बोलते हैं, मीडियम्स नहीं बोलते, मीडिया बोलते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट, एंड कलर ऑफ लाइट, एंड कलर ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, अरे राम इतना सब कुछ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। अयो इतना बड़ा सा लॉ, ध्यान से समझो। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अगर आप लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लेके जा रहे हो और आपने मीडियम पहले ही डिसाइड कर लिया, जैसे हमने क्या क्या लिया है, एयर और ग्लास लिया है, ठीक है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट, कलर भी आपका अगर चेंज नहीं हो रहा है, क्यों यार? क्योंकि अलग अलग कलर का ना डेविएशन अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ, ठीक है। तो कलर भी आप बीच एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं करोगे। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च करी कि यार इस एंगल आई और एंगल आर के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि एंगल आई को तो हम बढ़ा रहे थे, तो एंगल आर भी बढ़ रहा था, लेकिन सेम रेशियो में नहीं बढ़ रहा था। अगर मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया तो ये भी 2 टाइम्स होगा, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या किया, इनका रेशियो निकाला, किसके साथ में, साइन थीटा के साथ में। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा क्या? उसमें एक आपको आया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा। तो अगर इन एंगल्स का हम रेशियो निकालें, रेशियो किसके साथ में निकाले बेटा, साइन थीटा के साथ में, तो वो रेशियो जो होगा ना वो हमेशा सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। फिर से इन एंगल्स का हमने रेशियो निकाला, किसके साथ में, साइन थीटा के साथ में,
जब साइन थीटा मतलब एंगल, जब इनके आगे हम उन एंगल्स को रख देंगे और इनका रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। अच्छा, इस लॉ को हम ऐसे लिख देते हैं कि साइन ऑफ एंगल आई मतलब साइन थीटा किसके साथ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में, अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अभी एक बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, वो भी देख लेते हैं। पर सर ये समझा नहीं, थोड़ा और अच्छे से अगर समझा देते तो मजा आ जाता है ना। तो इसको भी हम यहां से देख लेते हैं, बड़ा ही अच्छा फीचर है सिमुलेशन का। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं एंगल को ऑन कर दूं, ठीक है, तो हमने किसका एग्जांपल लिया था, हमने तो एयर और ग्लास का एग्जांपल लिया था ना। तो यहां से एयर और ग्लास सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैंने, देखो ध्यान से, मैंने पहले क्या करा कि एयर से लाइट को कितने डिग्री पे इंसिडेंट करवाया, 30 डिग्री पे। ए भाई 30 रुक जा, 30 परफेक्ट। जब मैंने 30 डिग्री पे इंसिडेंट करवाया तो इस वैल्यू को हम देख लेते हैं। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 19.5। मैंने जब इंसिडेंट करवाया 30 डिग्री पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 19.5। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, जल्दी से देखो, जल्दी से, इसको मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। हाँ, जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 30 डिग्री था फॉर, अच्छा, गिवन पेयर ऑफ मीडिया हमने सिलेक्ट कर लिया है। लाइट कहां से कहां जा रही है बेटा, एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो मेरा एंगल आर कितना था भाई, 19.5 डिग्री। एंगल आर कितना था, 19.5 डिग्री। देख लेते हैं क्या है। अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा, अच्छा, इस पूरे लॉ का नाम एक बड़ा ही प्यारा सा नाम है, इसको आप याद रखेंगे। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, है ना, स्नेल्स लॉ। ये डायरेक्ट 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे तो ये एक कांस्टेंट आएगा। ये क्या आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या रखा, साइन इंसिडेंट एंगल कितना है, 30 डिग्री, अपॉन में रिफ्रैक्टेड एंगल अभी हमने देखा कितना आया था, साइन 19.5 डिग्री आया था, ठीक। अब साइन 30 की वैल्यू तुमको पता होगी कितनी होती है, 1/2 होती है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहां से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। और साइन 19.5 की वैल्यू तो सर हमको नहीं पता, हमारे बुक में भी नहीं दिया हुआ है, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो साइन 19.5 की वैल्यू मैं यहां पे सर्च, अच्छा, आप लोग के सामने ही कर लेता हूं ना, नहीं तो आप बोलोगे अरे सर गलत बता रहे हो, हैं गलत कैसे बताया आपने, अरे रे 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 रे, गूगल बाबा कहाँ हो, ए गूगल बाबा। हाँ, तो यहां पे हम सर्च करते हैं साइन 19.5, ठीक है। साइन 19.5 डिग्रीज कितनी होती है इसकी वैल्यू, दैट इज 0.3333, मतलब 333 बेसिकली, ठीक है। तो वापस आते हैं हम, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। कहां गया है, ये रहा, हाँ। तो यहां पे है 0.33, ओके। अच्छा, 1/2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, मेरे हिसाब से तो यही आएगा, है ना। और ये क्या है आपका 0.33, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर भाई कहाँ गए कैलकुलेटर, ये रहा, कहाँ गया यार, इधर ही तो था, ये रहा सर, आपके सामने है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलो, कितना है, 0.5 डिवाइड बाय 0.33, ओके। आंसर कितना आ रहा है, 1.515, ओके। सर इससे हमारा क्या लेना देना, क्या यहां से हमको कुछ पता चला। चलिए वापस हम अपने सिमुलेशन पे आते हैं जो हमने देखा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब मैंने एंगल को बढ़ा दिया, एंगल को मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, लेट सपोज जिसकी वैल्यू आपको पता हो हम वही रखते हैं। तो साइन 45 की वैल्यू आपको पता है, साइन 45 की 1/√2 ना, हाँ 1/√2, तो 45 कर दिया। अब 45 कर दिया तो यहां पे ये वाला एंगल भी बढ़ गया, बट मैंने उसको कितने टाइम्स बढ़ाया, 1.5 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, है ना। 1.5 टाइम्स बढ़ाया, तो क्या ये भी 1.5 टाइम्स बढ़ा, नहीं। इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 28.1 डिग्री। चलो अब वैल्यू उसको रख देते हैं। जब मैंने सेकेंड केस देखो, जब मैंने
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रखा, 45 डिग्री रखा, आपके सामने ही हो रहा है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री रखा, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया कितना, 28.1 डिग्री। ओके, अब अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो अभी मैंने ना मीडियम को चेंज किया है ना कलर ऑफ लाइट को चेंज किया है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 28.1 डिग्री, एंगल आए अपॉन एंगल आर, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू सबको पता है क्या, 1/√2, ठीक। और साइन 28.1 की अपने को फिर से नहीं पता, तो साइन 28.1 की हम देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे एडिट करते हैं साइन 28 पॉइंट, है ना, 28.1, ओके, 28.1, ओके, लेट्स सी, दैट इज 0.471, ठीक है। चलो यहां पे रख देते हैं साइंस के ऊपर भरोसा करके, ठीक है, दैट इज 0.471, यही आया था। अच्छा, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 414 होती है भाई, है ना, 1.414 होती है, और ये क्या है 0.471। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले, 1/1.414, ठीक है। फिर से वापस आते हैं कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइड बाय 1.414, दैट इज द वैल्यू ऑफ √2, ओके। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 0.707, तो यह 0.707 और अपॉन में क्या था 0.471, ओके। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 0.471 से, तो देखो आपका आंसर एग्जैक्टली कितना आया, 1.5015 आ रहा है। तो मतलब यार आपकी जो मेन वैल्यूज हैं वो क्या आ गई, सेम। यही तो स्नेल्स लॉ बताना चाहता है कि अगर आपने मीडियम को चेंज नहीं किया, आपने कलर ऑफ लाइट को नहीं चेंज किया, तो हर बार आपकी वैल्यू एक ही आएगी, हर बार आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। मतलब इन दोनों का रेशियो हर बार क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर आप ध्यान से दिमाग लगाओ तो यही तो होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर हम नहीं मानते। अरे ये देखो, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n कितना है, 1.5, वही तो आंसर आया 1.5। आप कितना भी एंगल बढ़ाते जाओ वो भी बढ़ता जाएगा, आप इसके साथ कैलकुलेशन करते जाओगे तो इन दोनों का एक रिलेशन मिलेगा कि जब हम इनको साइन थीटा के साथ में लेते हैं तो हमारी वैल्यूज जो है, जब इनका रेशियो निकालेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगी। तो यहां से आई होप ये आपको क्लियर हुआ रहेगा, है ना, सब कुछ आपके सामने है। तो ये स्नेल्स लॉ जो है ये हमको ये बताता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, या फिर ऐसा बोल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which light is going, ठीक है। जिस भी मीडियम में लाइट जा रही है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, जिस भी मीडियम में लाइट जा रही है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। एक्चुअली ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये समझ में आया कि साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालोगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट कुछ नहीं और है बल्कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें लाइट जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, टेक अ स्नैपशॉट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार क्या चिल्ला रहा हूं मैं, इसको भी बताता हूं, 2 मिनट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बेसिकली एक ग्लास स्लैब ले लेता हूं यार, है ना। मैंने क्या करा, एक बढ़िया सा स्लैब ले लिया, ओके, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कांच का बना हुआ है ये। अब इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब के ऊपर मैं क्या करूंगा, लाइट को इंसिडेंट करवाऊंगा, मतलब लाइट को इसमें से हम पास करवाएंगे, ठीक है। बाहर कौन सा मीडियम है, बाहर हर जगह पे एयर है, हवा ही हवा है, तो ये हमारे लिए एक्ट कैसे करेगा, एज लाइक अ रेयर मीडियम। और ये ग्लास है तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज लाइक अ डेंसर मीडियम, ठीक है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे लाइट रे को इंसर्ट करवाता हूं। मैंने कलर दूसरा ले लिया, आप सब अच्छे से समझ पाए, ठीक है। लाइन सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे बेसिकली एक लाइट को इंसर्ट करवाया, ऐसे यहाँ पे बेसिकली उसको फॉलो करवाया, ठीक है। अब अगर
राजा बाबू लोग, बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये पर्टिकुलर मीडियम का चेंज नहीं हुआ होता तो आप भी आज समझ रहे हो कि ये लाइट ऐसे सीधा पास हो जाती। अगर मीडियम का चेंज नहीं होता तो आपको भी पता है कि लाइट रे एकदम ऐसे सीधा पास हो जाती, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, मीडियम का चेंज हो गया। अगर आज मेरे चिंटू की तबीयत खराब नहीं हुई होती तो वो भी यूपीएससी क्लियर कर लेता, है ना। तो यहाँ पे लाइट रे ऐसे सीधा जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया, चिंटू की तबीयत खराब हो गई। तो जहां पे लाइट रे सबसे पहली बात तो आई, वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक प्यारा सा नॉर्मल। लो भाई साहब, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जस्ट बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम, तो अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे सीधा क्यों गई, बिकॉज कि मीडियम का अभी चेंज नहीं हुआ, तो लाइट रे ऐसे ना जा करके नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा क्या हो गई बेटा, बेंड हो गई, लाइट रे थोड़ा सा बेंड हो गई। इसको मैं ऐसे थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, परफेक्ट, लाइट रे बेंड हो गई। लेकिन जब ये लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंची, जब ये लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंची, अब यहां पे फिर से मीडियम का चेंज हो रहा है, फिर से मीडियम का चेंज हो रहा है, मतलब हम क्या करेंगे, फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस बार का नॉर्मल हम दूसरे कलर से बना लेते हैं ना, इस बार का नॉर्मल हम ऑरेंज कलर से बना लेते हैं, चलो ताकि आपको बेहतर समझे। तो यहां पे हम फिर से क्या ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ओके। हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, ओके, हाँ ये ड्रॉ करा हमने नॉर्मल, वाई दैट इज मूविंग, चलो तुम समझ जाओ, हाँ ठीक है, हमने यहां पे ड्रॉ किया एक नॉर्मल। अब तुमको भी पता है कि अगर लाइट रे यहां पे मीडियम नहीं चेंज हो रहा होता तो लाइट रे सीधा निकल जाती, और वो सीधा कुछ ऐसे निकलती। यार दुनिया भर की चीजें चेंज करनी पड़ रही है, इससे अच्छा तो मैं हाथ से ड्रॉ कर लेता, तो ऐसे निकल जाती, ऐसे सीधा निकल जाती, ठीक है, ऐसे सीधा निकल जाती। लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम का चेंज हुआ, तो जब यहाँ पे मीडियम का चेंज हो रहा है तो लाइट रे सीधा नहीं जाएगी, बल्कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है राजा बाबू लोग, एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जहां पे इसका एक्चुअल पाथ होगा उससे भी क्या हो जाएगी, उससे भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अब लाइट रे इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, ठीक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहां पे मैं दुनिया भर की चीजों को समअप कर देता हूं। सबसे पहले लाइट रे आई तो कुछ उसका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, I1 बोल दो, यहां पे दो बार लाइट रे मीडियम को चेंज कर रही है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे उसका हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो इसको मैंने बोला सबसे पहले कि भाई R1 बोल दो, मतलब ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से लाइट रे किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, एंगल पे इंसिडेंट हुई, तो इसको भी बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट ये है एंगल I2, ओके। अब यहां पे आपके बुक में लिखा हुआ है R2, फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपके बुक में लिखा हुआ है R2, बट यहां पे हो रहा है इमर्जेंस, मतलब सेम मीडियम अगर रिपीट हो तो इसको बोलते हैं इमर्जेंस। तो यहां पे इस पर्टिकुलर एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल E से, विच इज इन योर टेक्स्ट बुक R2। E का मतलब होता है इमर्जेंस, मतलब लाइट रे ने अपने पाथ को, या फिर आप बोल सकते हो अपने मीडियम को फिर से रिपीट किया। अब अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ था, लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ था, और फाइनली लाइट रे उसी मीडियम में लौट के वापस आई, तो ये दोनों ही रेज क्या हैं, पैरेलल हैं। हमने इनको देखा तो ये दोनों ही रेज कैसे निकल के बाहर आई, पैरेलली बाहर आई। सेम पाथ को इसने फॉलो किया क्या, नहीं किया, क्यों, क्योंकि बीच में उसका मीडियम चेंज हो गया था, मतलब बीच में थोड़ा सा डेविएशन आ गया, बट अभी भी लाइट रे कैसी है, स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहां से हमको कुछ क्लोज ऑब्जर्वेशन पता चली, क्लोज ऑब्जर्वेशन ये पता चली कि भाई जो अपना एंगल I1 है ना, एंगल I1 ये एग्जैक्टली इक्वल है एंगल E, या फिर आप बोल दो एंगल R2 के। मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है।
अब अगर इस रे को मैं नाम दे दूं R1, ये जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाई है, और ये जो फाइनली रे निकली इसको नाम दे दूं R2, तो मुझे दिख रहा है कि R1 इज पैरेलल टू R2। ठीक है, एक और क्लोज ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखो कि ये जो R1 है, R1 ये एग्जैक्टली इक्वल है I2 के। R1 जो है ये एग्जैक्टली इक्वल है I2 के, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो यहां से हमको एक और ऑब्जर्वेशन पता चली कि I2 इज इक्वल्स टू R1। ठीक, कहानी बड़ी सिंपल सी है कि लाइट रे जब एयर से ग्लास में आई तो उसका डेविएशन होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, थोड़ा सा डेविएशन आया, लेकिन फिर से जब वापस एयर में गई तो इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था उसके पैरेलली ही ये बाहर निकली हुई है। दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको यहां पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली। तो ऑब्जर्वेशंस बड़ी सिंपल है, एंगल I1। अच्छा, यहां पे इमर्जेंस है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आपके बुक में R2 लिखा हुआ है कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, बट सेम मीडियम रिपीट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, या फिर इमर्जेंस यहां पे हो रहा है। ठीक है, कहानी इतनी क्लियर है। ठीक है, स्नैपशॉट क्विक, आगे बढ़े क्या, समझ में आया क्या? लाइट रे आई, पहले अवे फ्रॉम पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे थे, आगे गई, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। वाई? बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। फाइनली हमको जो दिख रहा है कि हमारी जो लाइट का ओरिजिनल पाथ होता, अगर ये ग्लास स्लैब ही नहीं होता तो लाइट रे का जो ओरिजिनल पाथ होता, जो फाइनल लाइट रे बाहर निकल के आई है, वो उसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नैपशॉट लेना था क्या आपको? ले लो फटाफट से। ओके, डन डन, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक नंबर है, एक नंबर है। इट टेल्स दैट हाउ मच अ लाइट रे bends in a medium. It tells nothing but it tells how much a light ray bends in a medium. जितना ज्यादा नंबर लाइट की बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको पता चल रहा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू मोर बेंडिंग, या फिर आप बोल सकते हो मोर ऑप्टिकली डेंस मीडियम, मोर ऑप्टिकली डेंस मीडियम। ठीक है, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यू। आपके बुक में लिखा होगा एन है ना, ये एन इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कहानी यहां तक क्लियर है? पक्का अच्छे से समझा? ये सिर्फ ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट टेल्स कि हाउ मच लाइट विल बेंड इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। जैसे मान लो मैंने एक मीडियम लिया 1, आई हैव अ मीडियम 1 एंड लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, और ये ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो मुझे क्लियरली पता चल गया कि दिस विल बी रेयरर मीडियम, और इसके कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सो दिस विल बी अ डेंसर मीडियम। या फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, पता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में कितनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट का क्या है? बेसिकली इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम। अगर हम दो मीडियम्स का कंपैरिजन, दो मीडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनमें लाइट की स्पीड कितनी है, उनका रेशियो जब हम निकालेंगे तो वही हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वही हमारा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम। ठीक है, चलिए अगर मुझे
अगर मुझे, अच्छा आपके बुक में कैसा लिखा होगा, अगर मान लो मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 लिखना है। ध्यान से समझेंगे, मुझे लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। जिस नंबर को मैंने n के पास लिखा या म्यू के पास लिखा, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपको पता करना है दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ओके, यहां पे दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकालेंगे। फिर से, अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 लिख दिया तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 n के बाजू में जो है उसका निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझा, जिसको हम n के बाजू में रख रहे हैं उसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसको ऊपर लिखेंगे। अच्छा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, यहां पे बताता हूं। इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2n1 ऐसे भी लिख देता है, कई बार लिख देता है। इसका मतलब क्या, जिस पर्टिकुलर मीडियम को n के बाजू में रखा हुआ है, हमेशा याद रखना, उसका हमको निकालना है। तो ये भी क्या है, ये भी यही है n12। ठीक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसका मतलब क्या, अगर मैंने लिखा हुआ है n12, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ठीक, n12 लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ओके, n लिखा मैंने, n12 लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। इसको बड़ा ध्यान से समझें। अगर मैंने n21 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। समझा, n21 लिखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर मैंने n गीता सीता लिख दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गीता अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सीता। समझ में आया, क्या बात है। तो जिसको आप n के पास में रख रहे हो, यहां पे भी अगर ऐसे लिखा हो तो भी समझ जाना, n के पास में जो है उसको ऊपर रखेंगे, n के दूर जो है, n से दूर जो है उसको नीचे रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने अभी बताया रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, तो अगर, चलो इसको आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, यहां पे पहुंचे ना हम, चलो यहां पे समझते हैं। तो अगर मैंने n(12) लिखा हुआ है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, मतलब क्या कि इन दोनों ही मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, लाइट की स्पीड जो है उसका हमको क्या निकालना है, रेशियो। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जब आप इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना, जब आप इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो वेलोसिटी में अपोजिट रखना है आपको, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर स्पीड बोल दो, नहीं वेलोसिटी बोल दो, चलो v से रिप्रेजेंट किया है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक, अब मैं इसको फाइनली कैसे लिख सकता हूं, अगर मैंने लिखा n21 तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब क्या, वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो अपोजिट, v1 अपॉन में v2। किसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझना। फिर से वन मोर टाइम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दो मीडियम की, और दो मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी का बेसिकली क्या है, रेशियो है। कैसे पता चलेगा, लाइट जिसमें ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रही है मतलब वो ऑप्टिकली रेयरर है, जिसमें लाइट फास्ट ट्रेवल नहीं कर पा रही है मतलब वो ऑप्टिकली डेंसर है। समझ में आया। तो
ये कहानी आपको समझनी है कि जिसका जो पास में रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसको ऊपर रखना है, जो दूर रहेगा उसको नीचे रखना है, वेलोसिटी के टर्म्स में अपोजिट स्विच करना है। यहां से मैं ऐसे अगर समझूं, तुम हमेशा याद में रखना, एकदम इजी है याद करना। अगर मैंने लिखा n12 म्हणजे काय, n1 अपॉन में n2 म्हणजे काय, v2 अपॉन में v1, एकदम अपोजिट। पास वाले को ऊपर, दूर वाले को नीचे। वेलोसिटी के टर्म्स में दूर वाले की वेलोसिटी पहले और पास वाले की वेलोसिटी बाद में। समझ में आया? इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें, तो आप कर लोगे, पक्का कर लोगे। जैसे अब देखो ये मैंने किया क्या है, ध्यान से समझो। लाइट रे, जैसे कोई मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मतलब लाइट रे अपने पास से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो गई। अब मुझे नहीं पता वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो मुझे जो भी वैल्यूज पता होंगी, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी, फिर ये पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, उनके रेशियो से मैं इस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ हमको यही बताता है कि लाइट रे अपने पास से कितना बेंड होगी, और ये पता कैसे चलेगा, जब उस पर्टिकुलर मीडियम में हमको लाइट की स्पीड पता होगी। क्लियर है? ये याद रहेगा क्या आपको? याद रहेगा क्या? n21 है या फिर n34 है, चलो एक समझाने के लिए बता देता हूं। तो n(3), n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में n(4), ये क्या हो जाएगा, v4 अपॉन में v3। वेलोसिटी में जब आप लिखोगे तो उल्टा लिखना, प्लीज प्लीज ध्यान से समझेंगे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट होगी क्या? यूनिट होगी क्या? रेशियो है यार, वेलोसिटी का रेशियो। तो मीटर पर सेकंड ऊपर भी, मीटर पर सेकंड नीचे भी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रेशियो नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? टेक अ स्नैपशॉट क्विक। ले लिया आपने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली हमको लाइट की स्पीड का रेशियो बताता है, और इससे हमको पता चल पाता है कि लाइट किस मीडियम में कितना बेंड होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा तो लाइट ज्यादा बेंड होगी, मतलब डेंसर मीडियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार प्यारा सा एक नंबर है, ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। वैक्यूम ही क्यों लिया, वैक्यूम ही क्यों अज्यूम किया? क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फिक्स्ड है, कितना होता है? 1 होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, 1 होता है। तो अगर हम किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसको हम किससे कंपेयर कर देंगे? वैक्यूम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर देंगे, या फिर उस पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी जितनी होगी उसको वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी जितनी है उससे कंपेयर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v वैक्यूम क्या है? v वैक्यूम क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही तो है। बात बराबर है ना? अब अगर मुझे जैसे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? n ऑफ वाटर, इसका फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वैक्यूम। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? n ऑफ वाटर अपॉन में n ऑफ वैक्यूम। अच्छा, वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऊपर चली जाएगी, v ऑफ वैक्यूम, है ना, अपॉन में v ऑफ वाटर। किसकी वेलोसिटी? लाइट की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर मीडियम में। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम को हम c से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार, c से। ओके, आइंस्टाइन साहब ने बताया था c से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और वेलोसिटी ऑफ वाटर को हम v इन वाटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम का कंपैरिजन ही है, दो मीडियम का कंपैरिजन ही है। बट यहां पे अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर मीडियम को किससे कंपेयर कर देंगे? वैक्यूम से। क्यों? क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यार, छोटा सा है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, गिवन है हमको कि कोई मीडियम है x मान लिया, तो v ऑफ x दिया हुआ है 1.5 है, ओके, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी है निकालना। तो मुझे निकालना है नीटा, या फिर नीटा नहीं, n ऑफ x, नीटा तो ईटा तो अलग हो गया है ना,
एन ऑफ एक्स, कई लोग इसको नीटा भी बोलते हैं, ठीक है। एन ऑफ एक्स मुझे निकालना है, ये क्या होगा, पर ये कैसा है, एब्सोल्यूट है, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको इसको किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, वैक्यूम से। तो इन शॉर्ट मुझे फाइंड आउट करना है एन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, वैक्यूम फाइंड आउट करना है। हो गया क्या यार, काम खत्म है। अब ये क्या होगा, एन ऑफ एक्स अपॉन में एन ऑफ वैक्यूम। अच्छा, स्पीड के टर्म्स में अगर लिखें इसको तो क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, v ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में v इन मीडियम क्या, x। कर लो सॉल्व। n ऑफ x तो अपने को पता नहीं है, तो वही तो निकालना है। n ऑफ वैक्यूम पता है अपने को, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम मतलब लाइट की स्पीड इन वैक्यूम फिक्स है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन x दिया हुआ है, कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, 10 टू द पावर से 10 टू द पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 और 3 को 1.5 से डिवाइड किया तो मेरे हिसाब से तो 2 आएगा, तो नीटा ऑफ एक्स आ गया। अरे मैं बार बार नीटा क्यों बोल रहा हूँ, हाँ, म्यू ऑफ एक्स, या फिर आप बोल सकते हो एन ऑफ एक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स आ गया क्या, 2। अच्छा, ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब किसके कंपैरिजन में है, वैक्यूम के कंपैरिजन में। ये कहानी क्लियर हुई क्या आपको, पक्का 100% क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट क्विक, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो उसको शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स को, है ना। चलो ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो एग्जैक्टली सिमिलर कंसेप्ट्स हमको यहां पे मिलने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस में। जैसे वहां पे आपके पास 2 टाइप के मिरर थे, यहां पे भी आपके पास 2 टाइप के लेंसेस हैं। अब बड़ी ही सिंपल सी बात, अगर आपको अच्छा हाथ जोड़ के ऐसे, हाथ ऐसे अगर अपन फोल्ड करें, है ना, ऐसे, अगर ऐसे कुछ शेप दिखता है तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, और अगर आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिख रहा है, ऐसा शेप दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। दिस आर कॉनकेव लेंस। ओके, ध्यान से, वन मोर टाइम, हाँ, दिस एंड दिस, not this. Okay, perfect. Okay, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक शॉर्टकट बता रहा हूं जो आपके बड़े ही काम आएगा। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज कंप्लीटली, मतलब इसमें जैसे, मतलब इसकी फिनोमेना कैसी है, कॉनकेव मिरर जैसी है। इसके जो लक्षण हैं, इसके जो नेचर है वो कैसे हैं, कॉनकेव मिरर, अपोजिट, अपोजिट याद रखना। और इसके लक्षण जो हैं वो कैसे हैं, कॉन्वेक्स मिरर जैसे, कॉन्वेक्स मिरर जैसे। अब लेंस की सबसे बड़ी खास बात, इसमें कोई पॉलिश नहीं है, तो चीजें आर पार दिखने वाली हैं। बात समझ में आई। ये कैसी इमेजेस बनाएगा, कॉनकेव मिरर जैसी इमेजेस बनाएगा। ओके, और ये कैसी इमेजेस बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर जैसी इमेजेस बनाएगा। केसेस आपको याद हैं क्या, पक्का अच्छे से याद है, मिरर के केसेस, वो सेम केसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं और देखने वाले हैं। रे डायग्राम कैसे बनाना है वो तो मैं आपको भी 2 मिनट के अंदर बताता हूँ, पर पहले ये बताओ कि लेंस क्लियर हो गया क्या, कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे पहचानेंगे और कॉनकेव लेंस कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर जो बीच से, अगर देखो मिरर, आपने लेंस को डिवाइड किया और सेंटर से जो क्या हो, थिक हो, ऐसे बाहर, है ना, मोटू सा हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और जो सेंटर से मस्त ऐसे पतला सा हो, ये 0 फिगर, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉनकेव लेंस। कहानी इतनी क्लियर है। कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, मतलब इसके सारे लक्षण कॉनकेव मिरर जैसे होंगे। जैसे उसमें 6 केसेस हमने पढ़ रखे थे, तो यहाँ पे भी 6 केसेस बनेंगे। वहां पे जहां जहां इमेज बनती थी यहाँ पे भी वैसे ही बनेगी। थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, अच्छे से समझना है। और यहाँ पे भी कॉनकेव लेंस के लिए सिर्फ 2 ही केसेस बनेंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट जब हमने मिरर पढ़ा था तो भी हमने देखा था कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर थे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर थे। तो यहां पे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज हैं। अब बताओ मुझे कि अगर मैं 2 लेंसेज का एग्जांपल ले रहा हूं, पहला है कॉन्वेक्स और दूसरा है कॉनकेव। ठीक है, दोनों लेंसेज का एग्जांपल मैंने लिया,
दोनों के मैंने शेप बना दिए। ये मेरा है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस। ओके, तो इसमें से कौन सा लेंस कन्वर्जिंग, कितने लोगों को कन्वर्जिंग नहीं पता? पहली बात तो कन्वर्जिंग का मतलब चीजों को पास लेके आना। कौन सा ऐसा लेंस होगा जो चीजों को पास लेके आएगा, और कौन सा ऐसा लेंस होगा जो चीजों को दूर लेके जाएगा? मैंने बोला था कॉन्वेक्स लेंस विल एक्ट लाइक कॉनकेव मिरर, मतलब इसके लक्षण कैसे हैं? कॉनकेव मिरर के जैसे हैं। अब तुमने तो पढ़ रखा था भाई, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तुमने पढ़ा था कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है ना, वो चीजों को पास लेके आता है। तो ये भी क्या करेगा? चीजों को पास लेके आएगा। ये भी क्या करेगा? चीजों को कन्वर्ज करेगा। ये भी क्या करेगा? चीजों को कन्वर्ज करेगा। ऐसे दूर से आने वाली रेस को क्या करेगा? पास लेके जाएगा। अब कॉनकेव मिरर किसके जैसा बिहेव करता है? इट एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ जाओ यार, तुम समझदार हो ना। सर कंफ्यूज हो गए नहीं, कंफ्यूज नहीं, मिरर लेंस बार बार, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ना। अभी हम लेंस पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस जो आपका है वो कैसे बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स मिरर जैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर जैसे। ओके, तो ये पास से आने वाली चीजों को भी क्या कर देगा? दूर भगा देगा। ऐसे पास से आने वाली चीजों को भी क्या करेगा? दूर भगा देगा। ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा है? क्यों ही होगा भाई, है ना। मैं करवाता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, भरोसा हो जाएगा आपको। सिमुलेशंस में देख लेते हैं, चलो। हाँ, खुल जा सिम, खुल गया लेंस। ओके, विल टॉक अबाउट लेंस। ध्यान से देखते हैं। जैसे मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, एरो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, हम क्या करते हैं, इसको बहुत दूर रख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने बहुत दूर रख दिया। मैंने बताया था इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, शायद से आपको याद होगा। आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी, है ना। सो मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया, और यहां से मेनी रेस, बहुत सारी रेस को मैं लेके आता हूं। बहुत सारी रेस को यहां से बहुत सारी रेस को मैं लेके आया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दूर से आने वाली सारी रेस को क्या कर रहा है? पास लेके आ रहा है, एक पॉइंट पे मिक्स कर रहा है, मिला रहा है। ठीक है, कौन सा लेंस है? आप इसके डायग्राम से समझ सकते हैं, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहीं पे अगर मैं क्या करूं, कॉनकेव ले लूं, तो जरा ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है? रेस को दूर भगा रहा है, रेस को दूर भगा रहा है। सो दिस इज व्हाट? डाइवर्जिंग। यहां से आपको एकदम क्लियरली समझ गया कि कॉन्वेक्स लेंस जो अपना है ना, कॉन्वेक्स लेंस, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज व्हाट? कन्वर्जिंग लेंस। ओके, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आपको बोल देगा अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऐसा तो भी आपको समझ जाना है। और इसका नेचर है, कन्वर्ज करता है चीजों को। और जो आपका कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। दिस इज नथिंग बट अ डाइवर्जिंग लेंस। ओके, ये कहानी क्लियर है? पक्का समझ में आया? श्योर? 100% समझ में आया आपको? अब जरा ध्यान से देखो, हमको इनसे फॉर्म करना है इमेज। तो जैसे मैंने वहां पे आपको बताया था, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर विल सी इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था रूल्स, तो यहां पे भी रूल्स हैं भाई, यहां पे भी रूल्स हैं। हमको मेनली किसके लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है? कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि कितने केसेस बनेंगे? 6 केसेस बनेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अगर ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है, चलो रे डायग्राम बनाने की प्रो टिप्स लेते हुए चलो, आप इसको भी बहुत ज्यादा थिक मत कर देना, है ना। 20 से क्या पास करेगा भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। 20 से आपका क्या पास कर रहा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। वन मोर टाइम, मिरर सॉरी लेंस, और 20 से क्या पास कर रहा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा होगा, यहां पे रेस दोनों साइड जा रही हैं, मतलब आर पार जा सकती हैं। ये जो सेंटर का पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट, हमने जब मिरर पढ़ा था तो उसमें इस पॉइंट को बोला था क्या? पोल। यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। व्हाट इज ओ? ओ इज नथिंग बट ऑप्टिकल सेंटर। ओ क्या है? ऑप्टिकल, ये कलरफुल तरीके से लिखता है, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब ये ऑप्टिकल सेंटर का काम क्या है, थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है, अच्छा, कुछ डिस्टेंस पे होगा इसका क्या? फोकस होगा। कुछ डिस्टेंस पे इसका फोकस होगा। यार अब जरा ध्यान से समझो,
इस पर्टिकुलर लेंस में दोनों ही साइड रेज कहीं ना कहीं से जा रही होंगी, है ना। मतलब यहां पे बेसिकली अगर आप इमेजिन करो, यहां पे दो हम ऐसा नहीं लग रहा है कि मिरर्स को हमने कंबाइन करके ऐसे बनाया है। हमने स्फीयर लिया, स्फीयर को बीच से कट किया और ऐसे कंबाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, बट इस बार पॉलिश नहीं करा है, सो दैट कि जो रेज हैं वो आर पार जा सकती हैं। तो ये भी एफ है, ये भी एफ है। इसका सेम डिस्टेंस पे क्या होगा? मिरर में तो भाई देखा था हमने क्या होता है, मिरर में तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट यहां पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं 2f। क्या बोलते हैं? 2f। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर मत लिखना, लेंस में सारी चीजें सेम है, फोकस होता है और फोकस के बाद होता है 2f, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। बट सबसे बड़ी फन फैक्ट वाली बात यह है कि इसमें दोनों साइड फोकस है, तो यहां पे भी सेम डिस्टेंस पे क्या होगा? फोकस होगा। और फिर कुछ डिस्टेंस पे क्या होगा? 2f। अयो, इधर भी f, इधर भी f, कंफ्यूजन ना हो, लेफ्ट साइड के फोकस को हम बोलते हैं f1, इसको बोलेंगे 2f1, राइट साइड के फोकस को बोलेंगे f2 और इसको बोलेंगे 2f2। इतनी बात क्लियर? f1 2f1 f2 2f2। कहानी समझ में आ गई आपको? जरा ध्यान से देखेंगे, ओ के बारे में मैंने बताया था आपको, ओ क्या है जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। बाकी फोकस वगैरह तो पता है ना आपको, सेम ही रहेगा जैसे कि मिरर में था। इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट, कहां पे दिख रहा है आपको पॉइंट? एट प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर लेंस के अंदर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे। इन लेंस फ्रॉम वेयर a ray of light, a ray of light passes undeviated, undeviated मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसका कोई भी पाथ चेंज नहीं होगा, वो अनडेविएटेड पास करेगी, मतलब उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उस पर्टिकुलर रे को हम सीधा ही पास करवाएंगे। कहानी क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। इन लेंस, लेंस में आप देख लेना, जहां से चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही लेंसेस में, और यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम कोई रे ऑफ लाइट पास करते हैं सो दैट विल पास विदाउट एनी डेविएशन। यहां तक की कहानी क्लियर? अच्छे से समझा? बोलो समझ गया ना? चलो अब हम रूल देख लेते हैं। रूल बड़े ही सिंपल है, रूल्स फॉर हाँ, रूल्स फॉर हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल, पहला रूल क्या बोलता है भाई? फर्स्ट रूल सेज इफ ray of light is parallel to principal axis, if ray of light is parallel to principal axis, will pass from focus after refraction, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इट विल पास फ्रॉम फोकस। अब जरा देख लो इसको, हमने क्या बनाया? एक लेंस बनाया, बहुत ही गंदा सा, है ना, अच्छा सा बनाते हैं। ओके, ऑप्टिकल सेंटर, ओके, f1 2f1 f2 सब सेमी डिस्टेंस रहेंगी, आप ध्यान देना, ऑप्टिकल सेंटर से सेमी डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन आपको याद है क्या? जैसा मिरर का था वैसा ही सेम पूरा किसका है? लेंस का है। बस वहां पे सारी डिस्टेंसेस को हम कहां से मेजर करते थे? पोल से। यहां पे किससे मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। बस और कुछ है ही नहीं यार, समझ लो। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, पहली बात तो आप यहां पे ध्यान देना, एवरेज रिफ्रैक्शन होता है, तो आप रे को, पैरेलल रेस को सेंटर तक, मतलब इसके मिड तक लेके आना और फिर उसको कहां से पास करवा देना? फोकस से। रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है सो इट विल पास फ्रॉम फोकस। समझ में आया? समझ में आया ना? पैरेलल रेज आकर के कहां पे मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। यहां पे एक्चुअल में रेज मिल रही हैं। अच्छा, कॉनकेव के लिए भी समझा देता हूं, ध्यान से देखो, कॉनकेव के लिए भी, ठीक, f1 2f1 ऑप्टिकल सेंटर, f2
2f2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रे ऑफ लाइट आएगी बट वो मिलेगी नहीं, वो क्या यहाँ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। डेविएट होगा तो यहाँ पे डॉटेड लाइन हम मिक्स करेंगे, ऐसे ऐसे डेविएट हो गई, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे ही ऐसे डेविएट हो गई। फिर उसको हम एक्सटेंड करेंगे तो डॉटेड लाइन हमको कहाँ पे फील हो रही होगी, मिल रही है F1 पे, या तो अपीयर टू, कॉन्वेक्स में डायरेक्टली आपको मिलती हुई दिखेगी, F1 में आपको अपीयर टू होगी। तो पहला रूल हमारा क्या बोलता है कि रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके आओ, अगर पैरेलल है कोई रे ऑफ लाइट सो इट विल पास फ्रॉम फोकस। यहीं से आपको एक और कंसेप्ट पता चल गया, क्या पता चला पता है क्या, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट है, F2 फोकस इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेज यहां पे आकर के मिल रही हैं। कॉनकेव लेंस के लिए कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट है, F1 फोकस इंपॉर्टेंट है। पर क्या रेज वहां पे एक्चुअल में मिल रही है क्या, नहीं। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टार मार्क आप अपने नोटबुक में लिख लेना कि कॉन्वेक्स लेंस भैया, कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, रियल फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के पास रियल वाला फोकस है, जो कि कौन सा है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, F2 से। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज F1 F2 F1 टू F1, राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज F2 टू F2। अब हमारे पास एक और बात पता चली कि कॉनकेव लेंस के पास क्या है, कॉनकेव लेंस हैज वर्चुअल फोकस, वर्चुअल फोकस। कहानी क्लियर, कहानी क्लियर एकदम यार। मिरर का ना पूरा यहाँ पे अपोजिट चल रहा है काम। कॉन्वेक्स लेंस के पास कैसा फोकस है, रियल फोकस है। कॉनकेव लेंस के पास कैसा फोकस है, वर्चुअल फोकस है, क्योंकि रेज वहां पे मिल ही नहीं रही, अपीयर टू मीट है। यहां से एक और बात पता चल गई, साइन कन्वेंशन भी मैंने साथ साथ बताया कि सारी जो वैल्यूज हैं, सारी जो डिस्टेंसेज हैं, उनको आप ऑप्टिकल सेंटर से अगर मेजर कर रहे हो तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस आप फोकस मेजर करने के लिए फोकल लेंथ O से लेकर के F2 तक की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। इसको मेजर करने के लिए कहां जा रहे हो, राइट जा रहे हो ना, तो यहां पे इसके पास फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ। ये भी अपने को पता चल गया, पॉजिटिव फोकल लेंथ किसके पास, कॉन्वेक्स लेंस के पास। अब कॉनकेव लेंस के पास कैसी फोकल लेंथ होगी, देखो यहां पे F1 तो काम का है बट वहां वो रियल नहीं है, वर्चुअल फोकस है, एज लाइक वर्चुअल फोकस एक्ट कर रहा है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, क्योंकि जब आप सम करोगे, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें इसका बहुत अच्छे से काम आएगा, नेगेटिव फोकल लेंथ। अभी के लिए बता दे रहा हूं, बाकी मैं आगे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इट हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, कोई दिक्कत है यहां तक। तो किसके पास रियल फोकस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस के पास। किसके पास वर्चुअल फोकस है, कॉनकेव लेंस के पास। पहला रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलें आगे, सेकेंड रूल देखें, देख लेते हैं। सेकेंड रूल अपोजिट यार, उसका वाइस वर्सा है ना, वाइस वर्सा। ये एरोज बना देना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप भूल जाओ, ठीक है। एरोज बनाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड, इफ रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम फोकस, या बोल दो F1 फोकस। कौन सा फोकस यार, तुम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हो तो समझ ही जाना कि F1 से। इट विल become parallel after refraction. It will become parallel after refraction. वहां पे मैंने रिफ्लेक्शन लिख दिया क्या, वहां पे मैंने रिफ्लेक्शन लिख दिया क्या, नहीं रिफ्रैक्शन लिखा है, हाश, हाँ ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट आपकी कैसी आ रही है, F1 से आ रही है, मतलब फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। जरा ध्यान से देखो, लेंस बनाया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, ठीक, F2 टू F2। अब जरा ध्यान से देखो, अगर रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे पैरेलल, सॉरी F1 से आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। सॉरी, थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हैं इसको, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। इतना कहानी क्लियर। लास्ट एक देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं। अच्छा, ये दोनों में वर्क करेगा, कॉनकेव के लिए भी सेम ही वर्क करेगा, वहां पे रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी, सेकंड वाला केस है ना। लास्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स एट ऑप्टिकल सेंटर it will pass undeviated, बड़ा ही सिंपल सा है, समझना बड़ा आसान है। लेंस बनाया,
ऑप्टिकल सेंटर बनाया, F1 F2 सॉरी 2F1 है ना, F2 2F2, कहानी खत्म। अगर कोई रे ऑफ लाइट बेटा आई ऑप्टिकल सेंटर से तो उसको मोड़ो ही मत, उसको जाने दो, जीने दो उसको अपनी जिंदगी, वो पास हो जाएगी अनडेविएटेड बोथ इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। अब आप रे डायग्राम बनाने के लिए एकदम 100% रेडी हैं, तीनों आपको अगर समझ में आ गया हो तो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बता देना, ठीक है। पहला अगर पैरेलल आई तो कहां से पास होगी, फोकस से, या अपीयर टू कहां से पास होगी, फोकस से, ठीक है। चलो दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा बताया मैंने कि अगर फोकस से आ रही है तो क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। थर्ड, इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स एट ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास अनडेविएटेड। तीनों आप समझ गए। आपको अब मैं बताने चल रहा हूं क्या, अब मैं बताने चल रहा हूं आपको रे डायग्राम। वी विल मूव फॉर रे डायग्राम, रे डायग्राम। अच्छा, इसको सिमुलेशन से भी हम देख सकते हैं। रे डायग्राम जल्दी से समझते हैं। पहला फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ही क्यों पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स में कॉनकेव मिरर के जैसे, कॉनकेव मिरर के जैसे 6 केसेस पढ़ने हैं, वही सेम केसेस, कोई इशू नहीं है, आप समझ लेना। बस वहां पे कुछ चीजों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से रूल का यूज करना है, हर बार हम रूल नंबर 1 और 3 का ही यूज करेंगे, अपना काम हो जाएगा। क्या क्या केसेस थे आप याद करो, केसेस जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मिरर वाले केसेस क्या हैं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। फिर क्या था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पर यहां पे तो सी है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड क्या है यहां पे, 2F1, ठीक, पहला। दूसरा, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था, यहां पे सी नहीं है तो सी, सॉरी 2F1 एंड F1, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट एट एफ था, यहां पे क्या है, F1 है। फिर हाँ, कितने हो गए, 1 2, एक हमने मिस कर दिया, एग्जैक्टली एट 2F1 पे, है ना। ऑब्जेक्ट एट 2F1 बियॉन्ड था, फिर सी पे आता था ना। अब यहां से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, फिर ऑब्जेक्ट एट F1, और लास्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। समझ गए, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। चले इसको करके देखिए फटाफट से। इन्फिनिटी वाला तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, जल्दी जल्दी पहला रे डायग्राम देख लो आप। पहला रे डायग्राम, लेंस को सबसे ज्यादा थिकनेस मत रखना, प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, ऑप्टिकल सेंटर बनाना, F1 लिखा, F2 लिखा, क्या F2 बार बार मैं इधर लिख रहा हूं, 2F1 है ना, यहां पे F2 और 2F2, ठीक है। चलिए रेस कैसी आएंगी, अगर इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, केस 1 है ये, केस 1 लिख भी देता हूं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रेस कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं। पैरेलल रेस कहाँ से पास करती हैं भाई साहब, फोकस से पास करती हैं। पैरेलल रेस आई, पैरेलल रेस कहाँ से पास करेंगी, अरे यार शिट शिट शिट, हाँ चलो, पैरेलल रेज आएंगी और कहां से पास करेंगी, फोकस से, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों रेस कहां पे मिल रही हैं, दोनों रेस कहां पे मिल रही हैं, फोकस पे। कैसे, F2 पे। तो वही 3 चीजें आपको बतानी होंगी, पोजीशन, पोजीशन, फिर नेचर, और फिर साइज, ठीक। पोजीशन है कहां पे, एट F2। नेचर कैसा है, सच में रेज मिल रही हैं तो रियल, अच्छा रियल है तो कंपलसरी क्या होगी, एंड इन्वर्टेड, है ना। और साइज क्या है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई अच्छे से समझ, अभी मैं सिमुलेशन करके दिखा दूंगा 2 मिनट के अंदर, पर ये तो हमको रे डायग्राम बनाना होता है। मैंडेटरी थिंग, आप इन डिस्टेंसेस को सेम रखना इक्वल रखना, रे डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। प्रिंसिपल एक्सिस को एग्जैक्टली आप मिडल ऑफ द लेंस से गुजारना, और साथ ही साथ आप स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे, ऐसे ही नहीं बना देना, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। जल्दी से देखो, ऑब्जेक्ट अगर 2F1 से पहले है, ठीक है। अब तो यार मास्टर हो तुम लोग, बना लोगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, एक और दो, एक बता देता हूँ, चलो एक इंपॉर्टेंट वाला बताऊंगा। सब कुछ यार पूरा मिरर वाला है, ओके।
ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे F1, 2F1, F2, 2F2, समझ गए। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2F1, ये रहा। ओके, चलो फटाफट से मैं क्या कर लेता हूं, लाइन ले लेता हूं सो दैट कि फटफट बन जाए। ठीक है, पहली रेज आप कैसे, पहली रे पैरेलल लेके आएंगे, हाफ तक लेके आना सो दैट कि एवरेज क्या हो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो। कहाँ से पास करा देना उसको, उसको पास करा देना भाई साहब आप F2 से। दूसरी रेज आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाना, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, बिना डेविएशन के, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, हाँ सर, आप दिख रहा है सर आपने थोड़ी सी गलती कर दी है, पता है, बट जब आप स्केल और पेंसिल से बनाएंगे तो 100% बता रहा हूँ प्रॉपर ही बनेगा यार, थोड़ा तो समझा करो ना, आप लोग समझदार हो। तो यहाँ पे मैं 2F1 इतना दूर, ये स्केल पेन से नहीं बना रहा, स्केल पेंसिल से नहीं बना रहा हूँ मैं। सो थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट आपको तो पता है ना कहाँ बनेगा, पता है ना किसके किसके बीच में, F2 और 2F2 के बीच में। तो यहाँ से पास किया ऑप्टिकल सेंटर से, अनडेविएटेड पास हुआ, ये बन गया यार, यहीं पे तो तुम्हारी इमेज बन गई, ये रही, ये तुम्हारी इमेज बन गई, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये एरो हो जाएगी, है ना, पॉइंट A B, तो पॉइंट A' B'। बहुत सिंपल सी बात है, तीन चीजें बतानी है। पोजीशन कहाँ है बेटा, पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F2, वहां पे कहाँ बनती थी, F और C के बीच में बनती थी। कैसी है, सच में रेज मिल रही हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर कैसा है, साइज ये बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये उससे थोड़ी सी क्या है, ये उससे थोड़ी सी क्या है, छोटी है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, जब बियॉन्ड C था ऑब्जेक्ट तो रेज आके मिलती थी और इमेज कैसी बनती थी, छोटी बनती थी। तो यहाँ पे डिमिनिश्ड होगी, मेजर करके देख लेना, काम आसान हो जाएगा, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, कहानी क्लियर। सिमुलेशन करके दिखाता हूँ जल्दी से, देखो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, यहाँ पे एरो नहीं, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ठीक है। और हाँ, कॉन्वेक्स लेंस मैंने क्या करा, यहाँ पे 2F1 में देख लेता हूँ, 2F1 सेकंड पॉइंट दिखना चाहिए, दिख रहा है, नहीं सेकंड पॉइंट ये है क्या, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं क्या, सेटिंग जस्ट अ सेकंड, ये रही सेटिंग। सिमुलेशन में हम और क्या कर सकते हैं, ऐड 2F पॉइंट ऐड कर लेते हैं, फोकल लेंथ कंट्रोल डायरेक्ट यूजिंग, हाँ वो कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑप्टिक पैरामीटर्स, ठीक है। ये तो इंटरेक्टिव हाईलाइट्स है, ऑडियो बंद कर लेते हैं। चलो अब हमारे पास 2F1 पॉइंट आया, ऐड 2F1 पॉइंट, हाँ ये रहा, आ गया 2F पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, ये रहा। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, ये देखो 2F1 से पहले रखा, तो इमेज कहाँ पे बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा सा है, इमेज आपको छोटी सी दिख रही होगी, जब दूर जितना लेके जा रहे हैं उतना देखो फोकस के करीब आ रही है। इसमें देखो अभी एक्चुअल इन्फिनिटी पे गई नहीं है, ऑब्जेक्ट और दूर जा सकता है, और दूर जाएगा तो एग्जैक्टली कहाँ पे आ जाएगा, फोकस पे, और उतनी ही छोटी होती जाएगी जैसे जैसे हम उसको पास लेके आ रहे हैं। देखो जैसे जैसे पास लेके आ रहे हैं, अभी अगर मैं एग्जैक्ट किस पे रख दूंगा, F2 पे रख दूंगा, तो वहां पे भी देखो एग्जैक्ट F2 पे बन रहा है ना। अगर मैं 2F1 पे रखूंगा तो वहां पे भी कहां पे बनना है, 2F2 पे, जो कि हम पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम C पे रखते थे तो इमेज भी C पे बनती थी ना, लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में बनेगी, ठीक है। देखो रे पैरेलल आई, कहां से पास होगी, पास होगी फोकस से। अब यहाँ पे एवरेज रिफ्रैक्शन हो रहा है तो तुम समझ सकते हो फोकस से पास हुई। ये रे दूसरी कहां से जा रही है, अरे 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 एक ही सेकंड, ये दूसरी रे कहां से जा रही है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, अनडेविएटेड, जहां पे मिलेगी वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। कहानी क्लियर है अच्छे से, चलिए आगे बढ़ा जाए, बता देता हूं मैं। जैसे लेट मी टेक थर्ड केस, थर्ड नहीं फोर्थ ले लेते हैं, नहीं थर्ड ही ले लेते हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट एट 2F1, ठीक है। तो ये रहा आपका लेंस, लेंस हमने बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1,
2f1। मैं फिर से बता दूं, ये सारी अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंसेस हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बट आप जब स्केल और पेंसिल से बनाएंगे तो 100% एक्यूरेट बनेगा। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। पहली रे आप लेके जाओगे और F1 से उसको पास करा दोगे, दूसरी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अरे वाह, नहीं 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 नहीं, मैं बनाऊं और एक बार में सही बन जाए, अरे रे ऐसा तो होगा ही नहीं। दूसरी रे आप कहाँ से, क्या कर रहा हूँ, दूसरी सॉरी यार, मैं क्या करता हूँ, वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं अपना, लाइन ही ले लेता हूँ। दिन ही नहीं है आज। हाँ, दूसरी रे मैं कहाँ से लेके जाता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से। तो तुम समझ जाना, समझदार हो आप, बहुत अच्छे हो। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं था, ठीक है। तो ये देखो एग्जैक्टली आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, 2f1 पे। अब नेचर वेचर तुमको पता ही होगा। पोजीशन क्या है, P से पोजीशन एट 2f2। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है, सेम। भाई आज तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हो तो आपकी इमेज कहां बन रही होगी, 2f2 पे। एज वी टॉक्ड अबाउट लाइक सेम कंडीशन इन मिरर, सी पे रखते थे तो इमेज भी कहां पे बनती थी, सी। वहां पे रिफ्लेक्शन होता था, यहां पे रिफ्रैक्शन होता है ना। थर्ड वाला केस क्लियर है। चलिए और बताता हूं यार, बताना पड़ेगा तुमको। मैं तो सोच रहा था कि बाकी का तुम कर लेते, तो मैं लास्ट वाला केस बता देता हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक और बता देता हूं, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। ओके, ये वाला केस भी अपन देख लेते हैं। सो दिस इज केस नंबर 4। यू मेड लेंस, तुमने लेंस बनाया बढ़िया सा प्यारा सा, ठीक है। और तुमने क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। तुमने लिख दिया f1, तुमने लिख दिया 2f1, वाह 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 वाह। तुमने लिखा f2, तुमने ही लिखा 2f2। सर शायरी कर रहे हो क्या? ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस बार 2f1 और f1 के बीच में रखा हमने। चलो वही सेम, पहली रे आएगी, है ना। इस बार मैं लाइन पहले से ही ले लेता हूँ यार, बार बार टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, अच्छा नहीं लगता। चलो, फर्स्ट रे सेंटर तक लेके आना, मतलब बीच तक लेके आना। इट विल पास फ्रॉम f2। ओके, सेकेंड रे को कहाँ से आप लेके जाओगे, सेकेंड रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे। ये वाला बड़ा ही आसान होगा, है ना। तो जहाँ पे मिल रही हैं वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे रेज मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपकी इमेज ऑब्जेक्ट की बन गई। ए बी दोनों रेस कहाँ से आ रही थी, ए से, तो ए डैश बी डैश। समझ गए ना, सिंपल सी बात। अब पोजीशन, नेचर, साइज। ओके, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2। साइज, नेचर कैसा है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट साइज एनलार्ज। इस बार थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से क्या हो गई, एनलार्ज हो गई। ओके, लास्ट। अब यार इसके बाद वाला f1 वाला केस मैं बताऊंगा नहीं, जो ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o वाला बता देता हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेक्चर वैसे ही बड़ा लंबा सा हो गया है, ठीक है। चलो ये वाला केस देख लेते हैं, क्योंकि ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस आपका कैसी इमेज बनाता है भाई, वर्चुअल इमेज बनाता है। o f1 वो तुम खुद कर लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर बताना, और क्या। 2f1 फिर f2 और 2f2। ओके, यहां पे रखते हैं, ये अपना 6 केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड o। ठीक है, रख दो यार, प्यारा सा ऑब्जेक्ट एक छोटा सा रख दिया, है ना। इसको मैं सिमुलेट करके भी दिखा दूंगा। पहली रे आएगी पैरेलल एंड इट विल पास फ्रॉम f2। दूसरी रे आपकी जा रही होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपको प्यार से दिख रहा होगा कि भाई ये दोनों कहीं पे मिलने नहीं वाली। तो हम इनको पीछे ट्रेस करेंगे, है ना, इनको पीछे ट्रेस करेंगे और जहाँ पे ये कहीं पे मिल रही होंगी वहीं पे इमेज को बना देंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो कि जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड आपकी इमेज बन गई है, ए बी, बी डैश, ए डैश। ठीक है,
बट रेज एक्चुअल में मिल नहीं रही, तो इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, है ना। तो फिर से पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन तो क्या है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप इनके जो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो यहाँ पे मार्किंग्स की गई हैं उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, या लिख भी सकते हो कि बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ओके। एंड लास्ट नेचर कैसा है इस बार, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है। एंड लास्ट साइज क्या है, एनलार्ज है भाई, मैग्नीफाइड है, एनलार्ज है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। चलो इसको सिमुलेट करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम फटाफट से सिमुलेट करके देखते हैं। विल गो इन सिमुलेशंस एंड बेंडिंग मैंने सर्च किया, बेंडिंग ऑफ लाइट, आजा 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 आजा, यस ये आ गया, ओके। ओपन फास्ट लेंस, कौन सा लेंस है, अपना कॉन्वेक्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, सिंपली यहाँ पे सेटिंग में जा करके मैं मार्क 2f1 भी कर देता हूँ, ऐड 2f1 पॉइंट, ओके। चलो 2f1 भी हम ऐड कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को आगे लेके गया, है ना। तो यहाँ पे देखो एक वर्चुअल सी बड़ी सी इमेज आपको दिख रही होगी, सेम साइड ऑफ, है ना, ऑब्जेक्ट दिख रही है क्या। इस बार इमेज हमने क्या किया है, पीछे रिट्रेस किया, तो सेम साइड ऑफ आपको ऑब्जेक्ट दिख रही है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं तो इमेज का कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि ये यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे, है ना। दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि यहाँ पे लाइक पोजीशन जो मार्किंग्स है उनको लिखना जरूरी नहीं है। तो देख लिया आपने, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। आप ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे आगे पीछे करोगे उस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये ना ही लिखो तो ही बेटर है, बिटवीन 2f1 एंड f1, है ना, इसको नहीं लिखते हैं, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ऐसे आप बता सकते हो, लेफ्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट केस एक्चुअली, क्योंकि यही इकलौता ऐसा केस है जिसमें कॉन्वेक्स मिरर भी कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एनलार्ज इमेज बना रहा है, एनलार्ज, ठीक। चलो अब फटाफट से देखेंगे, तो यहाँ पे सारे केसेस मैंने आपको बता दिए। देखो पहले आप कहाँ पे थे, पहले आप बहुत दूर थे, इन्फिनिटी पे थे, फिर कहाँ पे आए, बियॉन्ड 2f1, फिर कहाँ पे आए, एट 2f1, फिर कहाँ पे आए, 2f1 एंड f1 के बीच में, ठीक है, मिड, ओके। फिर आप कहाँ पे आए, f1 पे आए, फिर आप कहाँ पे आए, f1 एंड o के मिड में। तो इस तरीके से आपके 6 केसेस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिया, ये f1 वाला रहेगा, यहाँ पे कैसे ही रेज निकलेंगी, पैरेलल बनेगी, तो इससे कि ये जा करके कहाँ पे मिल रही होंगी, इन्फिनिटी पे, वही मिरर वाला केस है ना। और आपका ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, सॉरी इमेज कैसी बन जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट भाई कॉनकेव आपका लेंस जो है, कॉनकेव लेंस, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्मेशन दो ही है, इसमें बाकी रहने ना रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, दो ही है। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, f1 2f1, इसको ज़्यादा पूछता भी नहीं है, इसके लिए हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर नो डाउट, और 2f2। ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो रेस कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल आई f1 से डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, ठीक, f1 से डाइवर्ज होते हुए ऐसा फील होगा, बाद में ऐसे कनेक्ट कर लेना, ठीक। अब आपकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, f1 पे, रियल में मिल रही है क्या, नहीं, तो पोजीशन नेचर साइज, ठीक, क्या है पोजीशन नेचर साइज, एट f1 कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसा है, पॉइंट साइज, ओके, पॉइंट साइज। सेकंड वाला देख लेते हैं बच्चों पार्टी, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड
एनीवेयर, कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1 रहा, F2, 2F2 रहा, ठीक है। यहाँ पे रख दिया लेट सपोज, है ना, A B, फर्स्ट रे विल फील टू डाइवर्ज, ऐसे। थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ मैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है ना। रेज यार तुम बना देना, देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे रेज नहीं बनाई, तुम इतना तो समझदार हो ना राजा बाबू लोग, बढ़िया। ठीक, दूसरा आप कहाँ से पास कराओगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपको प्यारी सी एक छोटी सी इमेज यहाँ पे बनती हुई दिख गई, A डैश B डैश हमेशा। तो पोजीशन, नेचर, साइज, पोजीशन हमेशा कहाँ पे, बिटवीन F1 एंड O, नेचर कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक, इस लेक्चर में इतनी सारी समस्याएं आई, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कभी लाइट चली जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, ठीक है। खैर, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेस बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ अगर डाउट है तो आप बेसिकली मुझे बता सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। दैट इज यार वेरी इंपॉर्टेंट, कर दिया करो, है ना। चलिए, तो 2 केसेस होते हैं कॉनकेव लेंस के, 6 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के। मिरर और लेंस में सीधा आप क्या कर देना, स्विच कर देना, कॉनकेव मिरर इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर इज इक्वल्स टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल्स टू कॉनकेव लेंस, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करना। और अगला लेक्चर जो होगा ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लेंस फॉर्मूला कर रहे होंगे, मैग्निफिकेशन कर रहे होंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। पावर ऑफ लेंस भी मैं उसी में बता दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको काम आने वाला है। तो अगला लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करते रहे, ठीक है। चलो, वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।